और मैं इतना डिसेबल हूँ कि मैं व्हील चेयर पे भी अपने आप नहीं बैठ सकता था। कि 13 ईयर्स तक ही मेरी लाइफ है। मुझे पता चली थी लगभग मैं जब 10 साल का था, पूरे 3rd फ्लोर मंजिल तक ले गई, लेकिन 3rd फ्लोर की जो लास्ट सीढ़ी है उस पर उन्होंने व्हील चेयर को छोड़ दिया। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। आज ये शेर को चित्रात कर दिया है हमारे सीटेट के एक जाबाज स्टूडेंट ने, जिन्होंने जिंदगी में बहुत मुश्किलें झेली, बहुत सारी परेशानियां झेली, शारीरिक रूप से बहुत प्रॉब्लम झेलने के बाद भी मजबूत और दृढ़ इरादों से उसने जिंदगी में कदम बढ़ाया और अपना स्थान बनाया। आइए मिलते हैं अनूप कुमार से। कैसे हो बेटा? ठीक है मैम। ठीक हो? मस्त जी। ये बताओ मुझे तुम बेटा कि ये आपका क्या, ये जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो क्या है, भले मुझे बताओ ताकि मैं बताऊं स्टूडेंट्स को कि कैसे हालात में इसने क्या कर दिखाया है। मैम मुझे बचपन से ही है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोलते हैं इसे। ओके। पैदा होने के समय ही बच्चे के जो पैर की मसल्स होती हैं वो वर्क प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा खड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल चल नहीं सकता, दूसरों पे ही आने जाने के लिए डिपेंडेंट रहता है पूरी तरीके से। कहीं भी आने की जाने के लिए उसको देखना ही पड़ता है कि कोई उसको उठा के ले जाए तो वो जा सकता है। और मैं इतना डिसेबल हूँ कि मैं व्हील चेयर पे भी अपने आप नहीं बैठ सकता था। कि कहीं मुझे मूव करना है तो मैं बचपन कहीं में जा तो सकता सब बच्चे होते जिनके सबके पैर काम नहीं करते हैं वैसे कि अपने खड़े हो पाए, लेकिन ये जब बड़े हुए तो आपको क्या एहसास हुआ कि वो डेवलप नहीं हुआ? मैम मुझे तो कुछ एहसास ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पेरेंट्स देखते हैं तो 1-2 साल तक जो हुआ था, तो जैसे बच्चे नॉर्मली 12 महीने 18 महीने में खड़े होना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैं 2-2.5 साल का हो गया, बच्चे लेट के भी पैरों से मूवमेंट जो करते हैं, मेरी पैरों की वो भी मूवमेंट दिखाई नहीं दी। ओके। तो उसके बाद पेरेंट्स ने डॉक्टर्स के पास जाना अच्छे समझा, और डॉक्टर्स ने सबने जवाब दे दिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता। ओके। इसका, और यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने तो ये भी बोल दिया था स्टार्टिंग में, प्राइवेट उसमें हॉस्पिटल में जाने के लिए थोड़ी इकोनॉमिक इश्यूज थे जब स्टार्टिंग में, जो कि अभी कंटिन्यू है। और एम्स में दिखाया था, जिम्स में दिखाया था, तो उन्होंने ये कह दिया कि इसकी तो एज भी ज़्यादा नहीं है, आप इस पे पैसा भी इन्वेस्ट करते हो तो वो भी वेस्ट है। 8 या 13 साल तक ये लास्ट जिएगा, उसके बाद इसका कोई कुछ नहीं है। ओह, ये कह दिया गया था हॉस्पिटल में? जी। अरे, और आज आपकी एज क्या बताएं सबको? अब मैं 25 ईयर्स का हूँ। ओके। तो ये हम कह सकते हैं कि कोई भी डॉक्टर, कह सकते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन डॉक्टर भगवान नहीं होते, है ना? इसीलिए कभी भी किसी का प्रेडिक्शन गलत हो सकता है अगर हम दृढ़ इरादे से चले तो आपके पेरेंट्स जब 13-14 साल के बाद भी आपको पाए कि ठीक है, जिंदा तो मेरा बेटा है मेरे नज़र के सामने, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बचपन से काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने कभी भी मुझे इस तरीके से माना नहीं है कि ये हमारे लिए हैंडीकैप है या कुछ भी है। स्टार्टिंग से ही मुझे एजुकेशन दी गई और ये सब चीज़ इग्नोर कर दी गई एक तरीके से कि मैं 13 साल तक ही जीऊँगा। आपको पता है हम लोग वर्ड अब हैंडीकैप यूज़ नहीं करते हैं, एक वर्ड आता है स्पेशली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड। जानते हो प्रॉब्लम क्या है? लोग सोचते हैं यार शारीरिक रूप से अक्षम है, लेकिन मैं मानती हूँ जब आपको एक जगह से कोई कमी मिलती है ना, भगवान कोई दूसरी जगह पे आपको कुछ ज़्यादा दे देता है। और हम कह सकते हैं कि आपको ज़रूर बाकियों से ज़्यादा मिला है, क्योंकि तुम कामयाब हो रहे हो और कामयाबी की सीढ़ी तो अभी इसने चलनी शुरू की है। अभी आपका मैंने सुना है सीटेट में कितना मार्क्स है आपके सीटेट में? मैम 122 मार्क्स आए हैं। वेरी गुड। और आप केवीएस का भी मैंने सुना है अच्छा कर गए हैं आप अभी? हाँ, केवीएस का एग्ज़ाम मेरा अच्छा हुआ है। हाँ हाँ। और आंसर शीट आ गई है, अभी आगे वेटिंग में है, रिजल्ट अभी पेंडिंग है। ओके। मुझे ये बताओ तुम हो कहाँ से? मैम मैं जेवर से बिलोंग करता हूँ, गौतम बुद्ध नगर में। ओके। जेवर जो है कस्बा। फादर क्या करते हैं? फादर एक्स आर्मी मैन है। ओके। लेकिन वो बहुत पहले रिटायर हो गए थे, 2000 में रिटायर हो गए थे। ओके। और घर में भाई बहन कितने हो तुम लोग? एक भाई एक बहन है, बड़ी दोनों। ओके, दोनों बड़े भाई बहन हैं। ओके, बड़ा भाई क्या करते हैं? बड़े भाई उन्होंने जो है अभी जॉब की तलाश कर रहे हैं, बाकी हुआ कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे फैमिली में आप लोग कोई भी हो जो गवर्नमेंट जॉब में हो? नहीं, अभी करंट में कोई नहीं है। करंट में कोई नहीं हो, तो फिर आप को क्या लगा कि गवर्नमेंट जॉब सेटल लाइफ के लिए बढ़िया रहेगा, ये समझते हो आप?
जी गवर्नमेंट जॉब सेटल लाइफ के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन मेरे साथ जो नेचर ने बाउंड्री लिमिट सेट कर दी हैं, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू मैं इन बाउंड्रीज़ को ब्रेक करके अपने जीवन में कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि एजुकेशन में ऐसा है कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू मैं कुछ कर सकता हूँ। और टीचिंग में मेरा जाने का इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि एक टीचर ही होता है जो बच्चों को कुछ भी बना सकता है। अगर आपकी क्लास में कोई डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है तो आप उसको अपना थ्रू या और सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनके एग्जांपल्स के थ्रू आप उनको भी मोटिवेट कर सकते हो कि डॉक्टर्स कुछ सेट नहीं कर सकते, नेचर में कुछ भी कभी भी हो सकता है, आप अब बस मेहनत कीजिए कंटिन्यूसली। ये बात कि 13 ईयर्स तक ही मेरी लाइफ है, मुझे पता चली थी लगभग मैं जब 10 साल का था। और वो भी मुझे अपने आप किसी ने बताई नहीं थी, मैंने सुन लिया घर पे। बातें होती थी, सुन लिया था मैंने आज तक किसी को घर पे वैसे भी नहीं बताया ये बात कि मुझे पता है। अब मैं जब 13 को क्रॉस कर चुका हूँ तो अब तो पेरेंट्स मुझे बता देते हैं कि डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था। तो 10 से 13 साल तक, जब आप 10 साल में जान गए थे कि आप सिर्फ 13 साल तक जिंदा रहेंगे, तो वो 3 साल तक कैसा बीता आपका? मैम 3 साल तक बहुत कुछ दिमाग में चलता रहता था कि 3 ही साल हैं, लेकिन साथ में ये भी रहता था कि एजुकेशन में मुझे अपना टॉप देना है। जब तक मैं हूँ, जब तक मैं पढ़ रहा हूँ, अपने स्कूल के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सबके लिए मुझे प्राउड फील करवाना है। कहीं मैंने पढ़ा था, शिक्षा ऐसी शेरनी है जो उसका दूध पीता है वो दहाड़ता है। और आज अनूप इसी शिक्षा के बल पर आज अपनी कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर चुका है। और मैं मानती हूँ कि कभी भी आप ये नहीं लिमिटेशन सेट करिए कि भाई मैं शारीरिक रूप से बस इतना ही सक्षम हूँ तो मैं यही कर सकता हूँ। अगर आप एजुकेटेड हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, और ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मुझे ये बताना, आपको आपके फ्रेंड्स, फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला, फ्रेंड्स की तरफ से क्या सपोर्ट मिला, या कभी आपने कोई ऐसे प्रॉब्लम्स झेले हैं जिसके बाद मनोबल टूटा है आपका? ऐसा हुआ था मैम, मैंने जब 8th क्लास की थी कंप्लीट, तो 8th का जो स्कूल था वो हमारे घर के पास ही था। ओके। तो वहाँ तो मेरी सिस्टर मुझे ड्रॉप करके आती थी 8th तक। फिर उनकी हो गई थी शादी, भाई मेरा वो बाहर पढ़ रहा था, तो उसको आना जाने में मतलब सुबह मॉर्निंग में जाना डेली और फिर घर पे वापस आना, क्योंकि हॉस्टल वगैरह का खर्चा मैनेज होता नहीं, तो शाम को घर लेट वापस आने का। तो वो मेरे को ड्रॉप कर नहीं पाते थे। तो 8वीं तक तो पेरेंट्स भी ड्रॉप कर सकते थे, क्लास में ही था। लेकिन 8वीं के बाद सोसाइटी ने, सबने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि अब तो पढ़ना छोड़ ही दो, अब आगे क्या करना है पढ़ के, और 8वीं तक पढ़ लिया इतना बहुत है, अब तो अपनी बेसिक नॉलेज तो हो ही गई है। लेकिन 8वीं के बाद जो है मुझे सॉरी मैम, मैं समझती हूँ बेटा, तुम जो झेल के आए हो मैं समझती हूँ। हाँ। तो 8वीं के बाद जो है मेरे को सबने ये कहना शुरू कर दिया कि इसको पढ़ाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसको कोई पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं उसको, एक सर हैं हमारे, तो उनके स्कूल में मैंने एडमिशन लिया 9th में और 10th में, उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। और मेरा एक फ्रेंड है, उसने वो मेरे को गारंटी ली, टीचर्स ने भी ली और फ्रेंड ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। वो मेरे को ट्राई साइकिल आती है, तो उस ट्राई साइकिल से वो डेली मेरे को ले जाते थे, ड्रॉप करते थे घर पे। उसके बाद मैंने अपनी 10th कंप्लीट की। ओके। 10th के बाद फिर हमारा जो स्कूल है वो लगभग मेरे घर से 1 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर है, 11th और 12th। तो उसमें भी उस ट्राई साइकिल की हेल्प से ही मैंने रेगुलर स्कूल जाता था मैं। और बहुत काफ़ी मुसीबत झेलने के बाद 12th पास की और आगे तक कोशिश की। 12th पास करने के बाद फिर ये था कि अब एज भी हो गई है इसकी, अब इसका कुछ पता नहीं है। तो मुझे जो है ना 10th और 12th में के ऐसे मिड में ही मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। तो दौरे पड़ने के बाद फिर वही सोसाइटी और जो मेंबर्स होते हैं आसपास, डीमोटिवेट करने के लिए आपको बहुत सारे लोग खड़े दिख जाएंगे, मोटिवेट करने के लिए बहुत कम। तो फैमिली का इतना, मैं मानता हूँ मेरी मम्मी और मेरे बड़े भाई का इतना ज़्यादा सपोर्ट है, मैं जो आज यहाँ तक पहुँचा हूँ उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। उनको इग्नोर, या उनको मतलब उनके लिए कोई वर्ड ही नहीं है जो मैं कह सकूं। और 12th करने के बाद मेरे भाई ने पास का एक दूसरे गांव में है कॉलेज, वो तभी खुला था कॉलेज, तो उसमें प्रॉपर टीचर्स भी नहीं थे, लेकिन पढ़ना तो था।
दूर जा नहीं सकते थे, तो उसमें एडमिशन करवाया मेरा बीएससी में। पीसीएम से मैंने बीएससी किया है। वाह। लेकिन उसमें भी मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि तभी कॉलेज खुला था, टीचर्स भी नहीं थे। अब मैथ्स और साइंस के साथ ना तो कोई ट्यूशन देने वाला है, ना ही रोज़ जाने के बाद क्लास मिलती हैं। अगर जाते भी हैं तो भी क्लास नहीं मिलती हैं, और रोज़ जाना पॉसिबल भी नहीं पाता, क्योंकि वो दूसरे गांव में था, लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है वो कॉलेज। ओके। तो सेल्फ स्टडी की है मैंने बच्चों से, जो उस और भी थे बीएससी कर रहे थे, मेरे 12th के जो थे फ्रेंड्स, उनसे उनकी नोटबुक मांगता था मैं, रफ कॉपी मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए। उनको देखता था, समझता था, और खुद कोशिश करता था क्वेश्चंस घर पे बहुत सारी प्रैक्टिस की है मैंने जब बीएससी कंप्लीट की। समाज में दो तरह के लोग हैं, एक इनके 9th के टीचर की तरह जो हीरो है और हमेशा मोटिवेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चा किसी भी तरीके से आगे बढ़े। दूसरा समाज में ऐसे भी लोग हैं जो केकड़े हैं, जो कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसका टांग पकड़ के खींच देते हैं। याद रखना, आपको इन दोनों तरह के लोग समाज में मिलेंगे, लेकिन आपको हमेशा चुनना उनको है जो आपको मोटिवेट करें। याद रखिएगा, मोटिवेट करने वाले जो दोस्त, रिश्तेदार और जो आपके पड़ोसी हैं, बस वही है जो अपने हैं। बाकी लोग कौन हैं? वही लोग हैं जिनको सबसे पहले जाके आप मिठाई खिलाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको कामयाब देखकर फिर उनके जो चेहरे का एक्सप्रेशन होगा ना, वो सबसे ज़्यादा सुख और आनंद देता है ना। इसीलिए मैं अनूप आपको ज़रूर चाहूँगी कि जो लोग आपको कहते थे ये क्या करेगा पढ़ के, है ना, क्यों परेशान हो रहे हो इसके पीछे, आप उनको मिठाई खिलाए कि नहीं खिलाए हैं तो ज़रूर से खिलाइएगा। ऐसे मेरे लिए मिठाई लाए हो कि नहीं? जी मैम, आपके लिए मैं मिठाई लाया हूँ। हाँ, ये मुझे बताओ कि जो आप केडी लाइव पे आज आप आए हो इंटरव्यू देने, वो किस रीज़न से? वाह, लड्डू। देखिए, मैंने हमेशा कहा है, मैं क्लास में बच्चों को एक लड्डू खिलाती हूँ, कहती हूँ देखो मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, पूरा डब्बा भर के चाहिए मुझे। तो देखिए पूरा डब्बा भर के लड्डू आ गया। मुझे ये बताओ बेटा, केडी लाइव में आपको क्या मिला ऐसा जो आप केडी लाइव में इतने दूर से और इंटरव्यू देने आए हो? मैम, यूट्यूब पे चैनल्स की तो बहुत भरमार है, लेकिन आपको सही कंटेंट और सही डायरेक्शन में जो गाइड कर सके, ऐसा चैनल ढूंढ पाने के लिए काफ़ी सर्च करना पड़ता है। केडी लाइव बहुत पुराना चैनल है। मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं, बहुत पहले से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं ऑफलाइन वीडियोस देखता हूँ ज़्यादातर, डाउनलोड करके, क्योंकि डाटा भी उसमें कम खर्च होता है। वाह। और ऐड वगैरह का इंटरप्शन भी नहीं होता। तो मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ। फिर ऐसे ही मैं सर्च कर रहा था केडी लाइव से ही, तो मुझे केडी लाइव टीचिंग का भी चैनल मिला, जिसपे मुझे रजत सर और आदेश सर के बारे में पता चला। तो मैंने उसको सब्सक्राइब किया, और मैंने पिछली साल का रिजल्ट भी देखा, उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट था इनका। तो उसके बाद मैंने इसको सब्सक्राइब किया। अब 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक तो वो होते हैं जो पेड कोर्स लेते हैं, पढ़ते भी नहीं है, पेड कोर्स ले लिया और छोड़ दिया। एक वो होते हैं जो पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन पढ़ना तो है। तो यूट्यूब उनके लिए बहुत अच्छा माध्यम है। और आपके लिए मैं सबसे बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा दिल से, कि आपने केडी लाइव टीचिंग के नाम से जो चैनल स्टार्ट किया है, वो हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि फॉर्म भरने के बाद सेंटर आपका नोएडा या दिल्ली पड़ता है मेरा, तो उसकी वजह से गाड़ी बुक करके आओ, सेंटर तक पहुँचो, एग्ज़ाम दो, तो उसी में काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ऊपर से फिर पेड कोर्स खरीदना, कोर्स की आजकल रेट काफ़ी हाई हो रहे हैं वैसे भी। तो मैंने यूट्यूब से ही दोनों वीडियो देखे हैं, सीडीपी के, ईवीएस के। ईवीएस की वीडियो इतनी हेल्पफुल है कि केवीएस के एग्ज़ाम में 20 में से 18 मार्क्स हैं मेरे उसमें। अच्छा। केवल 2 क्वेश्चन गलत हुए, वो भी मेरी ही अंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत होंगे, लेकिन कंटेंट पूरा कवर हुआ उनमें। ईवीएस का इतना अच्छा है। सीडीपी में भी काफ़ी अच्छा कंटेंट है, बिल्कुल। अब 1-2 क्वेश्चन एग्जाम प्रेशर की वजह से गलत हो जाते हैं, तो वही गलत हुए हैं मेरे, बाकी आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं था। मतलब जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप उसको ध्यान से बिना शॉर्ट्स और रील देखे आप उसको कंटेंट को कवर करते हुए चलेंगे, तो आपका सीटेट पास होना निश्चित है। मैं केडी लाइव टीचिंग चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ और मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ। मैं इसीलिए चाहती हूँ कि आप लोग जो काम कर रहे हैं
एक तरह से जो चैरिटी कर रहे हैं वो हमेशा कंटिन्यू करिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं रजत सर को, आदेश सर को, क्योंकि आपने इतना बढ़िया बच्चे को तैयार किया कि ये बच्चा आज मेरे सामने मिठाई लेके आया है। पहले बेटा इस मिठाई पर तुम्हारा अधिकार है, ये खाओ, पहले पूरा खाओ भाई। थैंक यू। ये बहुत अच्छा लगा बेटा कि तुम इतने कामयाब होने, मैं चाहती हूँ तुम बहुत ऊपर जाओ और इतने कामयाब हो कि ये उन केकड़ों पर के मुंह पर एक तमाचा होगा जो कहते हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा। ये मेरे सारे सभी स्टूडेंट्स को मैं आज ये इंटरव्यू सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए दे रही हूँ जो शारीरिक रूप से बिल्कुल सक्षम है, लेकिन कहते हैं मैडम बहुत डिप्रेशन में है, बहुत फ्रस्ट्रेशन में है। बेटा जब आपको 4 हाथ पैर सही सलामत मिले हैं तो फिर किस बात का डिप्रेशन, किस बात का फ्रस्ट्रेशन। आज से आप इनको अपने एक आदर्श मान के चलिए। और मैं चाहती हूँ अनूप कि 2 शब्द तुम मेरे उन स्टूडेंट्स को ज़रूर बताओ जो ज़िंदगी से निराश हो रहे हैं या हताश हो रहे हैं। पहले मैम मैं थोड़ा सा अपना और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने 8th क्लास पास की तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बताया आपको कि जैसे सबने बोल दिया कि अब इसका कुछ हो नहीं सकता, और स्कूल भी दूर था। तो वो टीचर्स मिले मुझे उससे पहले के जो बीच में जो कुछ हुआ, तो उसमें ये था कि घर पे रह गए तो टाइम स्पेंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और इकोनॉमिक कंडीशन भी उस टाइम पे इतनी बेटर नहीं थी। तो मैंने एक छोटी सी टाइम पास करने के लिए, या कैसे भी समझ लीजिए, एक छोटी सी शॉप स्टार्ट की थी 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके। और वो शॉप में आज भी उस पर बैठता हूँ, उसे भी कंटिन्यू कर रहा हूँ आज। स्टडी के साथ साथ हैंडी डिसेबल्ड हो आप किसी भी तरीके से या डिफरेंटली एबल्ड हो, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा रही है कि अपने घर वालों पे ज़्यादा बोझ ना बन सकूं। अपने आप डिपेंडेंस होने के लिए मैं प्रयासरत रहता हूं हमेशा। और DLED में एडमिशन जब मैंने लिया तो उसकी फ़ीस भी शॉप से ही मैंने मैनेज की है। और काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। और DLED में जब मैं जाता था कॉलेज तो हंसते थे लोग मुझ पर कि ये क्या टीचर बनेगा, इस पर ना तो खड़ा हुआ जाता, ना ये कुछ कर सकता। तो उन लोगों से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज मैं आपके सामने हूँ। जो भी आपको देखना है देख लीजिए कि कोई भी पूरी तरीके से डिसेबल्ड होने के बावजूद भी कुछ भी कर सकता है। बस आप में मेहनत, लगन और जज्बा होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर पैरों से बेकार हैं या हाथों में आपके कुछ प्रॉब्लम है या विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो आप कुछ ज़िंदगी में कर ही नहीं सकते। आप एजुकेशन के माध्यम से इतना अच्छा अपना जीवन में कर सकते हो। DLED करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। एक बार ऐसा हुआ था, DLED की क्लासेस हमारी 2nd फ्लोर पे चलती थी, लिफ्ट थी नहीं उसमें, और आप ऐसा कर नहीं सकते कि क्लास ज्वाइन नहीं करें, क्योंकि उसमें कॉलेज में परसेंट उसका था, अटेंडेंस का मैटर था। रेगुलर जाना, बहुत मुश्किल से पहुंचना, बहुत परेशानियां हैं जीवन में उसके DLED को लेकर के। और जो है DLED के बाद ऐसा हुआ कि UP टेट का फॉर्म निकला था, तो UP टेट का फॉर्म भरा मैंने। सेंटर पड़ा मेरा नोएडा में, 3rd फ्लोर पे था उस सेंटर। तो उन्होंने मेरे भाई को मना कर दिया। मेरा भाई तो बहुत सपोर्ट करता है मुझे, हर जगह ले जाता ज़्यादा, लेकिन कॉलेज में उन्होंने सेंटर पे मना कर दिया कि आप इसको हम ही ले जाएंगे, आप नहीं ले जाओगे। तो स्कूल के स्टाफ ने भी अब एफर्ट्स तो लगाए पूरे, 3rd फ्लोर मंजिल तक ले गई, लेकिन 3rd फ्लोर की जो लास्ट सीढ़ी है उस पर उन्होंने व्हील चेयर को छोड़ दिया। वो बस इतना था कि भगवान ने उस दिन साथ दिया और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। वहाँ ऊपर से ऐसा भी हो सकता था कि मैं नीचे तक स्लिप होके आता तो शायद आज हम नहीं मिल पाते। तो फिर कैसे बचे तुम 3rd फ्लोर के लास्ट सीढ़ी पे? बचा मैं ऐसे था कि मैं वो व्हील चेयर जो थी वो मेरे पीछे थी, उन्होंने व्हील चेयर टिका दी आगे की ओर, तो पीछे से उठा दी, लिफ्ट कर दी, मैं आगे की ओर सरक गया। तो मेरे पीछे व्हील चेयर थी और जो मुझे लेके गए थे वो थे पीछे, तो उनके पास मैं जाके लुढ़क के रुक गया उधर ही। उन्होंने फिर संभाल लिया, पर अगर इफ़ एनी केस वो नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होता आज। बहुत खतरनाक सिचुएशंस हुए तुम्हारे लाइफ में फिर तो। और
लोग हेल्प तो करते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं रहता ना कि इसको कैसे संभाला जाए। पहली बार वो लोग कर रहे होंगे, उनको समझ में भी नहीं आया होगा। जी मैम। मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी साथ में सुनाना चाहती हूँ और आप समझ सकते हैं कि क्यों सुनाना चाहूँगी। कहानी सुनिए पहले। एक बार एक छोटा सा लड़का अपने बड़े भाई के साथ जा रहा था और एक गांव के बाहर निकलते हुए बड़ा भाई जो बड़ा था वो एक कुएं में गिर गया। छोटा भाई बहुत परेशान, उसने आसपास देखी, रस्सी था, उसने फेंका और बहुत मुश्किल से अपने बड़े बड़े भाई को खींच के कुएं से निकाल लिया। जब ये लोग वापस गांव पहुंचे तो लोग आए ये कहने के लिए, पूछने के लिए कि कैसे बचा। और जब वो ये सुनते कि 6-7 साल का एक लड़का अपने बड़े भाई को जो काफ़ी बड़ा था उसको उसने खींच के निकाल लिया, तो सभी लोग ये बोल के जाते ये तो बिल्कुल असंभव लगता है सुनने में कि एक 6-7 साल का लड़का एक 18-20 साल के लड़के को कैसे खींच के निकाल सकता है जो शारीरिक रूप से इतना भारी भरकम हो उसे। उसके पिता सुनते रहे। कुछ दिनों के बाद जब सेम क्वेश्चन एक व्यक्ति ने फिर से पूछा तो उसके पिता ने कहा कि मेरा छोटा बेटा मेरे बड़े बेटे को इसलिए निकाल लिया कुएं से क्योंकि आप जैसे लोग वहां मौजूद नहीं थे ये कहने के लिए कि तुमसे ना हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों के प्रति बहरा हो जाइए। वो एग्जिस्ट ही नहीं करते आपके लाइफ में जो ये कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा। और मैं आज बिल्कुल साक्षात एक उदाहरण के साथ बैठी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप, इतने दूर से तुम आए। तुम कहां से आए हो? मैं जेवर से आया हूँ। जेवर से दिल्ली आए हो सिर्फ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तुम्हारा लाइफ एक प्रेरणा है। तुम्हें देखकर मेरे हजारों बच्चे मोटिवेट होंगे कि जब अनूप भैया कर सकते हैं तो हम भी ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग बेटा, थैंक यू सो मच। मैं बताना चाहूँगा कि अब DLED कंप्लीट हो गई है, टेट भी हो गया, यूपी टेट भी, सी टेट भी। अभी भी जो डिमोटिवेट करने वाले जो हैं अभी भी आके पूछते हैं। मैं शॉप पे बैठा रहता हूँ अपना, करना पड़ता है काम थोड़ा बहुत। ज़रूर। तो शॉप पे आके पूछते हैं DLED कर ली, अभी जो जॉब लगी नहीं है तुम्हारी, कब लगेगी जॉब? अभी तक तो लगी नहीं है। हमने तो पहले ही बोला था कि जॉब नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। तो मैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि जॉब लगेगी, एक दिन लगेगी, बस आप इंतज़ार करिए। उनको कह देना जिस दिन जॉब लगेगी आपके पास आऊँगा आपकी बेटी का हाथ मांगने। चलिए, है ना? बस किसी को तमाचा मारना है तो भिगो के जूता मारो ना, राइट? जूता नहीं, भिगो के। अगर आप नीतू सिंह के स्टूडेंट हो तो जवाब भी ऐसा करारा देना कि अगले बार वो बोलने से पहले 100 बार सोचेगा, राइट? चलो, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।